E34 हिंदी। E3 वह मिशनों की श्रेणियों के बारे में सोच रहा था तो उसने तुरंत गुप्त अभियानों को काट दिया। गुप्त अभियानों के लिए आवश्यक कौशल अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट और व्यापक थे। इसके लिए चुपके, संवेदी, घुसपैठ और जासूसी क्षमताओं की आवश्यकता थी, जिसकी रूई में स्पष्ट रूप से कमी थी। हालांकि यह सच था कि रूई ने ब्लिंक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन ब्लिंक अपने आप में काफी अच्छा नहीं था। ब्लिंक में कमजोरियां थीं, उदाहरण के लिए इसकी टाइमिंग और इस्तेमाल रूई के हाथ में नहीं था। वह जब चाहे ब्लिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को ब्लिंक करने की जरूरत थी। इसके अलावा लक्ष्य संख्या जितनी अधिक होगी, ब्लिंक को लागू करना उतना ही कठिन होता जाएगा, क्योंकि लोग आमतौर पर एक ही समय पर पलक नहीं झपकाते। इन दो बड़ी कमियों ने रूई के लिए ब्लिंक को उस तरह से लागू करना कठिन बना दिया जिस तरह से गुप्त ऑपरेशनों के लिए उसे करना पड़ता था। जासूसी और घुसपैठ जैसी चीजों के लिए समय, सटीकता और सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ब्लिंक बस एक ऐसी तकनीक नहीं थी जिसकी टाइमिंग को नियंत्रित किया जा सके, ये तकनीक की मौलिक प्रकृति के बारे में एक तथ्य था। शायद प्रशिक्षण के अगले दौर में वह कुछ और गुप्त उन्मुख तकनीकें सीख लेगा। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। मार्शल फेस्टिवल के कारण अगला राउंड पूरी तरह आमने सामने की लड़ाई पर केंद्रित होगा। मार्शल फेस्टिवल में ज्यादातर मुकाबले आमने सामने की लड़ाइयां थीं, ज्यादातर मामलों में चुपके से लड़ना अनावश्यक था। वह अपनी तकनीक का एक स्लॉट चुपके से लड़ने की तकनीक सीखने में बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसका वह लगभग निश्चित रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा। यद्यपि उनका इरादा अपनी मार्शल आर्ट को अन्य वर्गों में भी विविधता प्रदान करने का था, लेकिन इसके लिए उन्हें कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल के बाद तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने गुप्त ऑपरेशन मिशन से मुंह मोड़ लिया। किसी दिन वे उनमें से किसी एक को अंजाम देंगे, लेकिन आज वह दिन नहीं था। वह वास्तव में अभिरक्षा श्रेणी के मिशन पर नहीं जाना चाहता था। अब बचता है। वह पुस्तकालय के अपराध श्रेणी अनुभाग और विविध श्रेणी अनुभाग की ओर मुड़ा। वह तुरंत ही आक्रामक श्रेणी के सेक्शन में चला गया। यह आक्रमण केंद्रित मिशनों और अजीबोगरीब मिशनों के बीच कोई मुकाबला नहीं था, जिनका अन्य श्रेणियों के मिशनों में कोई स्थान नहीं था। मिशनों के अपराध श्रेणी वाले भाग में एक बात ऐसी थी जो लाइब्रेरी के अन्य भागों से अलग थी। पुस्तकालय की अलमारियों में रखे अधिकांश मिशन बिलों पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह अंकित था। रॉयल इंसिग्निया, रूई ने सोचा। कैंड्रियन साम्राज्य में हमला अभी भी काफी हद तक गैरकानूनी था। हालांकि ज्यादातर घरेलू शारीरिक विवाद अभियोजन के चरण तक नहीं पहुंचते थे। कैंड्रियन सरकार और शाही परिवार देश की सीमाओं के भीतर हिंसा के व्यावसायीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बस बड़े पैमाने पर अत्याचार को जन्म देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धन वाले लोग सबसे ज्यादा हिंसा पर एकाधिकार कर पाएंगे। बेशक सभी अवैध सेवाओं और वस्तुओं की तरह काला बाजार और माफिया के साथ एक अंडरवर्ल्ड था जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता था। एक कमचरम उदाहरण स्थानीय गिरोह होंगे जिन्हें लोमाइनर्स ने अपने गंदे व्यवसाय को संभालने के लिए प्रभावी रूप से भुगतान किया था। इसलिए मार्शल यूनियन को प्राप्त होने वाले अप्रतिष्ठित हिंसा के कमीशन का एक बड़ा हिस्सा कैंड्रियन सरकार की कानून प्रवर्तन शाखाओं के माध्यम से शाही परिवार से था। इन सभी आयोगों को शाही प्राधिकरण प्राप्त था और वे पूरी तरह से कानूनी थे। रूई ने जैसे ही सेक्शन में टहलना शुरू किया, उसे कई तरह के मिशन दिखाई दिए। पकड़े जाने वाले मिशन उन अपराधियों पर केंद्रित थे जो आम कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए गिरफ्तार करने के लिए बहुत खतरनाक थे। निष्पादन मिशन, जहां मिशन का उद्देश्य किसी खास लक्ष्य या लक्ष्यों की मौत था। संपत्ति के शाही तौर पर अधिकृत विनाश पर केंद्रित मिशन भी थे। बहुत सारे मिशन आपराधिक गतिविधियों से संबंधित थे। उनमें से भी बहुत से लोग अंडरवर्ल्ड और माफिया से जुड़े उद्देश्यों से जुड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे शाही परिवार यह सारा काम मार्शल यूनियन को सौंप रहा था, जो एक तरह से समझ में आता है। मार्शल यूनियन और अंडरवर्ल्ड शायद शाही परिवार के लिए आंखों में खटक रहे थे, जो निस्संदेह कैंड्रियन साम्राज्य पर जितना संभव हो सके उतनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। ये दो गोलियत उसकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में खड़े थे और शाही परिवार के पास कुछ खास सार्थक करने के लिए कुछ नहीं था, विशेषकर मार्शल यूनियन के विरुद्ध, जो कि कैंड्रियन साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि अंडरवर्ल्ड इतना नहीं था। रॉयल परिवार ने मार्शल यूनियन के माध्यम से अंडरवर्ल्ड के दमन पर केंद्रित बहुत सारे कार्यभार को हटाकर अपने दोनों आंखों के सामने वाले दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावी ढंग से कामयाब कर लिया था। रूई कम से कम इतना तो महसूस करने में सक्षम थी। अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ी समस्या थी और उससे सीधे लड़ना लगभग असंभव था। इसका शाही परिवार से बहुत कम और मानव स्वभाव से ज्यादा लेना देना था।
यदि रूई ने पृथ्वी पर अपने समय के दौरान कुछ सीखा था तो वह ये था कि आप अंडरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते और जीत नहीं सकते, एक बहुत ही सरल कारण से। जहां मांग होगी वहां आपूर्ति भी होगी। ये लगभग मानवता का नियम था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने शराब की अवैध आपूर्ति के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और बुरी तरह हार गई थी। यह अभी भी ड्रग्स के खिलाफ युद्ध छेड़ रही थी और एक बार फिर हास्यास्पद तरीके से हार गई। कॉपीराइट कानूनों के बावजूद ऑनलाइन पायरेसी बड़े पैमाने पर जारी थी। पायरेट्स फिल्में, टीवी शो, उपन्यास और गेम सप्लाई करने में कामयाब रहे और कोई भी व्यक्ति इसे रोक नहीं सका। यही कारण था कि शाही परिवार ने अपार धनराशि, संसाधन और विशेषाधिकारों के बदले में मार्शल यूनियन के समक्ष इस मामले से अपने हाथ धो लिए थे। ऐसा नहीं है कि मार्शल यूनियन के लिए यह आसान समय था, लेकिन ये कमीशन उपयोगी थे क्योंकि इससे मार्शल आर्टिस्ट व्यस्त रहते थे और मार्शल यूनियन तथा इसके मार्शल आर्टिस्ट को बनाए रखने में मदद मिलती थी। रूई ने निर्णय ले लिया था। अब समय आ गया था कि वह आक्रामक श्रेणी का मिशन शुरू करे। मिशनों की सभी श्रेणियों में से आक्रामक श्रेणी ने अन्य श्रेणियों के मिशनों की तुलना में युद्ध की अधिक गारंटी दी। ये वास्तव में एक ऐसा मिशन वर्ग था जो लोगों पर हमला करने के इर्द गिर्द घूमता था। यह मार्शल फेस्टिवल के लिए अच्छा अनुभव होगा। यह अकेला ही इस निर्णय के लिए पर्याप्त कारण था। से रूई को मार्शल अप्रेंटिस के तौर पर ग्रेड 5 में पदोन्नत किया गया था, तब से वह अपने ग्रेड से नीचे कोई मिशन नहीं लेना चाहता था। ग्रेड 5 मिशन ऐसे मिशन थे जो मार्शल अप्रेंटिस के लिए कुछ गैर मामूली खतरा पैदा करते थे, या तो इसलिए कि इसमें शत्रुतापूर्ण मार्शल अप्रेंटिस शामिल था, या अत्यंत कठोर वातावरण के कारण, या शक्तिशाली जीवों के कारण। वह बहुत कम ग्रेड वाले मिशनों से इसलिए बचता था क्योंकि वे उसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आगे नहीं बढ़ाते थे। ग्रेड 1 से 4 तक के मिशन 99% समय में बहुत आसान थे और उनमें से कोई भी उसे खतरे में महसूस नहीं करा सकता था या उसके जीवित रहने की प्रवृत्ति को बाहर नहीं निकाल सकता था। वे उसके विकास के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं थे। इस प्रकार वह केवल 1 से 4 श्रेणी के मिशनों के 4 सबसे बाहरी रैक और अलमारियों के पास से गुजरा था। वे उसके समय के लायक नहीं थे। उन्होंने उन मिशनों से भी परहेज किया जिन्हें खतरनाक वातावरण के कारण 5 ग्रेड दिया गया था। हालांकि उनका इरादा अंततः किसी भी वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम होना था, लेकिन यह उनका तत्काल लक्ष्य नहीं था। उनका तत्काल लक्ष्य अधिक से अधिक युद्ध अनुभव प्राप्त करना था। वह ऐसे मिशनों की तलाश में थे जिनमें मार्शल प्रशिक्षु शामिल हों। जैसे ही वह बेपरवाही से उस अनुभाग को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। आक्रामक श्रेणी मिशन, कब्जा निष्पादन मिशन। मिशन का विवरण। मिशन का उद्देश्य हाजिन में स्थित बाल तस्करी गिरोह को खत्म करना और गिरोह के सरगना को पकड़ना है। कठिनाई स्तर 5। लक्ष्य स्थान 13.4765 7.8967। मिशन प्रारंभ तत्काल। मिशन समय अवधि 12 घंटे। सफल समापन पारिश्रमिक 4 सोने के सिक्के और 9 चांदी के सिक्के, 130 मार्शल क्रेडिट। रूई की आंखें तब तेज हो गईं जब उसने देखा कि मिशन का लक्ष्य बाल तस्करी गिरोह था। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो बिना किसी अच्छे कारण के मासूम लोगों को पीड़ा और दर्द देते थे, लेकिन उसे वास्तव में इससे नफरत थी जब बच्चे जानबूझकर मानवीय लालच और वासना के कारण पीड़ित होते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बचपन में वह एक बाल तस्कर द्वारा अपहरण का शिकार हो चुका था। हालांकि सौभाग्य से उस घटना ने उसे कोई वास्तविक आघात नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसने उसे इस मुद्दे के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया था। एक उद्योग के रूप में बाल शोषण ने उसे शुद्ध घृणा अर्जित की, विशेषकर इसलिए कि क्वारियर अनाथालय में उसके परिवार में अधिकतर बच्चे थे, इसलिए ये सोचकर ही कि उन्हें भी वह सब सहना पड़ेगा जो उसने सहा था, उसका खून खौल उठता था। वह इस घटना से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया था क्योंकि वह पहले से ही एक वयस्क था और मार्शल आर्टिस्ट के प्रेरणादायक शब्दों के कारण जिसने उसकी जान बचाई थी, वह उन कई बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता था जो इन घृणित मनुष्यों के शिकार बन गए थे। नहीं, उन्हें इंसान कहना भी अपमानजनक था। वह पहले से ही इस मिशन को शुरू करने के लिए काफी प्रेरित महसूस कर रहे थे। उन्होंने स्थान निर्देशांक पर नजर डाली और कुछ अजीब बात देखी। दशमलव के बाद 4 अंक। उसने भौहें सिकोड़ी। इसका मतलब है कि उन्हें बाल तस्करी गिरोह के अड्डे का सटीक स्थान लगभग पता है। एम निर्देशांक प्रणाली को हाजिन शहर के पूरे क्षेत्र में लागू किया गया था, साथ ही आसपास की भूमि के एक बड़े हिस्से में भी। इस मिशन में 4 अंक होने का मतलब था कि उन्होंने कम से कम मुट्ठी भर शहर के ब्लॉकों के भीतर स्थान को सीमित कर दिया था।
तथ्य यह है कि उन्होंने अभी तक ऑपरेशन पूरा नहीं किया था और इसके बजाय मार्शल यूनियन से एक मार्शल आर्टिस्ट को नियुक्त किया था, जिसका मतलब था कि मार्शल अप्रेंटिस की उपस्थिति की आवश्यकता थी। इसका अर्थ संभवतः ये था कि बाल तस्करी का गिरोह बहुत बड़ा था और उसके पास हथियार थे, या फिर इसमें कोई मार्शल आर्टिस्ट शामिल था, अथवा दोनों। उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इसमें एक मार्शल आर्टिस्ट शामिल था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी मार्शल क्षमता का इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा कमाया। अंडरवर्ल्ड काफी आकर्षक था और इसमें कई मार्शल आर्टिस्ट थे जो इसमें शामिल थे। अंडरवर्ल्ड में मार्शल पावर काफी मूल्यवान थी, क्योंकि अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट पर मार्शल यूनियन का एकाधिकार था और लगभग सभी शेष पर रॉयल फैमिली का। बचे हुए कुछ मार्शल आर्टिस्ट की अंडरवर्ल्ड में काफी मांग थी। रूई दीवार पर लगे विशालकाय मानचित्र की ओर मुड़ा ताकि ये देख सके कि ये निर्देशांक हाजिन मानचित्र के किस भाग से मेल खाते हैं। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये जिला। वह आश्चर्य से नक्शे की ओर देखने लगा। ये क्वारी और अनाथालय के सबसे निकट का जिला है। तत्काल ही यह मिशन अब केवल सैन्य ऋण का मामला नहीं रह गया, या यहाँ तक कि बच्चों को कष्ट देने वालों के प्रति उनकी गहरी दुश्मनी भी नहीं रह गई। अब यह उसकी परम अनिवार्यता थी। वह इस मिशन को किसी और को नहीं सौंपना चाहता था। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा था, इसलिए वह बेपरवाह नहीं हो सकता था। शायद अनाथालय की संभावना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अनाथालय बच्चों का एक समूह इन परिस्थितियों में सुरक्षित कैसे हो सकता है? नरक नहीं। यदि इन दरिंदों के कारण क्वारियर अनाथालय में कभी कुछ घटित हुआ तो रूई अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, विशेषकर अब जब उसे इस विशेष खतरे के बारे में पता चल गया है। तो वह अपने दिन को ऐसे नहीं जी पाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। रूई को वह बात भी याद आ गई जो लशारा ने उसे तब कही थी जब वह शीतकालीन छुट्टियों में घर लौटा था। उसने उसे बताया था कि हाजिन के बाहरी इलाकों में कुछ बाल तस्करी के मामले पकड़े गए थे और हाजिन में बेघर बच्चों की संख्या में अपरिहार्य परिणाम के रूप में वृद्धि हुई थी। क्वारी और अनाथालय ने कुछ बच्चों को अनाथालय में गोद ले लिया था। लशारा इतनी दयालु थी कि उसने इन बच्चों को आश्रय और भोजन के बिना तड़पने नहीं दिया। रूई ने तुरंत स्लॉट से मिशन बिल उठाया और रजिस्ट्रार के पास जाकर उसे रजिस्टर करवा लिया। उसने तय कर लिया था कि उसे यह मिशन पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, वह इस मिशन को पूरा करेगा, भले ही इनाम मूंगफली से ज्यादा कुछ न हो। नहीं, वह इस मिशन को पूरा करेगा, भले ही उसे खुद पैसे देने पड़े। जब बात उसके परिवार की आई तो रूई को अब मिशन से मिलने वाले भौतिक लाभों की परवाह नहीं थी। उसे इस मिशन को पूरा करना था, चाहे कुछ भी हो। एक बार जब उन्होंने स्वयं को मिशन के लिए आवेदक के रूप में पंजीकृत कर लिया तो वे बैठ गए और मिशन का बिल खोला तथा इस मिशन के बारे में मौजूद हर जानकारी को बारीकी से समझने का इरादा किया। लेखक का नोट: हे प्रिय पाठकों, गलती के लिए क्षमा करें, कृपया इस अध्याय को फिर से पढ़ें। गलती से एक पुराना अध्याय अपलोड हो गया है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। रूई ने अपने पास उपलब्ध डेटा को खंगालने में काफी समय बिताया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे इस केस के बारे में पूरी जानकारी हो। वह इस केस से जितना परिचित होगा, वह इस मिशन को उतना ही बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। मिशन बिल में सबसे पहले मामले की सामान्य पृष्ठभूमि प्रदान की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमीशन स्वीकार करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को इस बात का संदर्भ मिल सके कि मिशन किस बारे में था। हाजिन में बाल तस्करी का केंद्र छोटा या पुराना नहीं था। हाजिन आवासीय शहर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक व्यापार केंद्र था। यहाँ एक विशाल बाजार के लिए कई बड़े उद्योग थे और हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। बेशक ये सभी सामान और सेवाएं वैध नहीं थीं। ड्रग्स, निषिद्ध भू संसाधन, अवैध सेवाएं और अन्य अधिक नापाक सामान और सेवाएं प्रदान की जाती थीं। इनमें से सबसे जघन्य था बाल तस्करी का धंधा। इसमें बहुत से बीमार और घिनौने लोग थे जिनके पास पैसे और ताकत थी और जो बेहद विकृत स्वभाव के थे। ये लोग बाल तस्करी के उद्योग के नियमित ग्राहक थे और उनके संरक्षण ने ही इस भयानक उद्योग को बनाए रखा। इस मिशन को कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा कैनेडियन मार्शल कॉन्वेनेंट में स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार कमीशन किया गया था। जब किसी ऑपरेशन की कठिनाई एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को केवल मार्शल यूनियन को कमीशन देने की आवश्यकता होती है और एक निर्धारित समय अवधि के भीतर उनके पास अपने ऑपरेशन में सहायता करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। इस मामले में कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस विशेष जांच के संबंध में जो खुफिया जानकारी मिली थी वह ये थी कि इस विशेष बाल तस्करी गिरोह का सरगना संभवतः एक मार्शल अप्रेंटिस था और बदले में उन्होंने तुरंत मार्शल यूनियन को एक मार्शल अप्रेंटिस की नियुक्ति का आदेश दे दिया था।
बाल तस्करी गिरोह के बारे में उन्हें जो खुफिया जानकारी मिली थी वह हाजिन शहर में स्थित बाल तस्करी के अंडरवर्ल्ड उद्योग के इर्द गिर्द केंद्रित पिछले ऑपरेशनों से मिली थी। अतीत में कई छापे मारे गए थे, लेकिन कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने मार्शल कौशल के कारण सरगना को पकड़ने में विफल रहा था। इस बार उन्होंने समय से पहले ही मार्शल अप्रेंटिस की नियुक्ति कर दी थी, क्योंकि उनके पास ये संदेह करने के लिए मजबूत कारण थे कि जिस विशेष बाल तस्करी गिरोह का सरगना इस ऑपरेशन का लक्ष्य था, वह संभवतः हाजिन शहर में पहले भी हुए बाल तस्करी गिरोहों का सरगना था। मिशन बिल में इस बात का भी विस्तार से उल्लेख किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। बाल तस्करी गिरोह का पता सबसे पहले तब चला जब कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कुछ हाई प्रोफाइल कंपनियों में घुसपैठ करने वाले जासूसों से खुफिया जानकारी मिली कि हाजिन शहर में कुछ अमीर व्यापारी बच्चों को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। इसके तुरंत बाद कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वारंट प्राप्त किया और छापेमारी करके उन्होंने कैद में रखे गए कई बच्चों को सफलतापूर्वक छुड़ाया। पूछताछ में शामिल अमीर व्यापारियों को बाल शोषण के 6 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। कड़ी जांच और पूछताछ के बाद अपराधियों ने अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने किस माध्यम से इन बच्चों को हासिल किया। यही वह समय था जब कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन पैटर्नों को नोटिस किया जो इस वांछित अपराधी के मामले में पहले भी देखे गए पैटर्न से काफी मिलते जुलते थे। बच्चों की डिलीवरी, भुगतान के साधन, संचार के साधन और कार्यप्रणाली के अन्य पैरामीटर जो उन्हें दोषी बाल अपराधियों के कबूलनामे से प्राप्त खुफिया जानकारी से पता चले थे, वे पूर्व में इस विशेष बाल तस्करी गिरोह के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कार्यों से पूरी तरह मेल खाते थे। इससे उन्हें तुरंत ही यह संदेह हो गया कि इस मामले का सरगना वही मार्शल आर्टिस्ट अपराधी है जो अतीत में पकड़ा नहीं गया था। हालांकि उनके वर्तमान लक्ष्य और अतीत के बाल तस्करी गिरोहों के काम करने के तरीकों में बहुत अंतर था, लेकिन कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की उम्मीदों के मुताबिक ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनसे बचने के लिए अपना खेल बदल रहा था। लेकिन खुफिया विभाग को इस बात का पक्का संदेह था कि यह ज्ञात बाल तस्करी अपराधी इस मामले से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मिशन बिल ने सरगना की संदिग्ध पहचान के बारे में विस्तार से बताया। ज्ञात उपनाम: माथा मायज, जेना जिल, सिएरा कार्टर। लिंग: महिला। अनुमानित आयु 30-35। मार्शल आर्ट क्षेत्र: प्रशिक्षु। ज्ञात अपराध: बाल तस्करी के 136 मामले, अपहरण के 81 मामले तथा बाल दुर्व्यवहार के 28 मामले। इनाम: 100 सोने के सिक्के। रूई की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखा, जिसका विवरण अगले कुछ पन्नों में और भी विस्तार से दिया गया था। ये कुतिया बच्चों का असली शिकारी थी, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक ऐसे अमेरिकी फाइनेंसर को भी कड़ी टक्कर दे सकती थी जिसका नाम हेफ्रे जेपस्टीन से मिलता जुलता था। वह अंडरवर्ल्ड में बाल शोषण उद्योग में एक अनुभवी थी। रूई ने जो देखा उससे पता चलता है कि उसे पकड़ने से भविष्य में कई संभावित पीड़ितों को बचाया जा सकेगा। कौन जानता था कि भविष्य में कितने बच्चे उसके शिकार बनेंगे। मिशन बिल में फिर ऑपरेशन के बारे में बताया गया। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन स्थानों की सीमा को सीमित करने में कामयाबी हासिल की जो बाल तस्करी गिरोह के संभावित बाल तस्करी के अड्डे थे। उनके संचालन की ज्ञात जानकारी का मूल्यांकन करके और रसद संबंधी बाधाओं और गोपनीयता की उच्च आवश्यकता को लागू करके वे संभावित स्थानों के समूह को शॉर्टलिस्ट करने में सक्षम थे और समय के साथ उन स्थानों का एक प्रमुख समूह प्राप्त करने में कामयाब रहे जो उनके ऑपरेशन का लक्ष्य होंगे। रूई को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वास्तव में ब्यूरो का एक आंतरिक मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल था जो इसमें भाग ले रहा था। वह भूल गया था कि मार्शल यूनियन ही एकमात्र ऐसी संस्था नहीं थी जिसके लिए मार्शल आर्टिस्ट काम करते थे, लेकिन इस मिशन ने उसे ये तथ्य याद दिला दिया था। आखिरकार इस ऑपरेशन में मार्शल यूनियन से एक मार्शल आर्टिस्ट, कैनेडियन सरकार से एक मार्शल आर्टिस्ट और अंडरवर्ल्ड से एक मार्शल आर्टिस्ट शामिल था। रूई कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नियोजित संचालन में अधिकाधिक तल्लीन होते गए। उन्हें आशा थी कि उन्हें पता होगा कि वे क्या कर रहे हैं। लेखक का नोट: अध्याय 168 में एक बड़ी त्रुटि थी। इसे ठीक कर दिया गया है, लेकिन कृपया इसे फिर से पढ़ें। असुविधा के लिए खेद है। रूई को शुरू में आश्चर्य हुआ कि कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस ऑपरेशन के लिए मार्शल अकादमी से एक मार्शल आर्टिस्ट को नियुक्त करने का फैसला किया था, जबकि उनके पास पहले से ही ऑपरेशन में भाग लेने वाले ब्यूरो से एक मार्शल आर्टिस्ट था। एक मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ना जो पकड़े जाने से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, एक मार्शल आर्टिस्ट को आमने सामने की लड़ाई में हराने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट तक ही सीमित नहीं था, यह आम लोगों पर भी लागू होता था। लड़ाई में किसी को हराना उसके प्रतिरोध के बावजूद उसे पकड़ने और अकेले ही रोकने से ज्यादा आसान था।
अगर कोई व्यक्ति जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी वह 10 मीटर की बढ़त के साथ विपरीत दिशा में भाग गया, तो इस बात की संभावना बहुत कम थी कि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से दूरी कम कर पाएगा, उसे पकड़ पाएगा, उसे पूरी तरह से हरा पाएगा और उसके प्रतिरोध को झेल पाएगा और उसे जेल में घसीट पाएगा। ज्यादातर मामलों में आप उन्हें पकड़ नहीं पाते। अगर आप किसी तरह से पकड़ भी लेते हैं तो आप उन्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि यह संभव है कि आप उन्हें सही तरीके से पकड़ पाएं। आप शायद उनके कपड़ों का एक हिस्सा पकड़ लें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। अगर आप उन्हें मजबूती से पकड़ भी लें, तो भी वे आपको जमीन पर घसीटकर आसानी से रोक सकते हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। जिस क्षण ऐसा हुआ, उस समय इस बात की संभावना बहुत कम थी कि आप उन्हें अकेले ही पकड़ पाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही वे जमीन पर गिरेंगे, आपका लाभ समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन के लिए एक अतिरिक्त मार्शल आर्टिस्ट को नियुक्त किया था, तभी उनके पास सरगना को पकड़ने का वास्तविक मौका था। आदर्श रूप से मार्शल आर्टिस्ट का एक दस्ता सबसे अच्छा होता, क्योंकि इससे जीत की गारंटी होती, लेकिन वे एक मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य के लिए इतने संसाधन खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, और वह भी केवल एक बहुत ही संदिग्ध मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य के लिए जिसकी पुष्टि नहीं हुई थी। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास असीमित धन और खुफिया जानकारी की सुविधा नहीं थी। उन्हें बस जो कुछ भी था उसी से काम चलाना था और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करनी थी। वास्तविक ऑपरेशन अपने आप में काफी सरल था। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य केवल क्षेत्र को घेरना और भागने और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद करना था। फिर वे हर स्थान पर घुसकर मिशन के लक्ष्यों के लिए पूरे क्षेत्र की सफाई से तलाशी लेंगे, एक एक करके उन्हें खत्म करेंगे। वे किसी भी बंदी बच्चे को भी मुक्त करेंगे और बचाएंगे और तुरंत उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, और आदर्श रूप से वे सरगना को पकड़ने में सक्षम होंगे। रूई और कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मार्शल आर्टिस्ट घुसपैठ दस्ते के साथ होंगे और संवेदी तकनीकों का उपयोग करते हुए उच्च सतर्कता पर रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल तस्करी गिरोह का सरगना किसी भी तरह से पता लगने से बचकर भागने में सक्षम न हो सके। रूई को पूरा भरोसा था कि वह किसी भी प्रशिक्षु स्तर की पैंतरेबाजी तकनीक के इस्तेमाल का तुरंत पता लगा सकेगा, जो किसी मार्शल आर्टिस्ट को भूकंपीय मानचित्रण तकनीक के जरिए मानवीय सीमा से ज्यादा गति से यात्रा करने की अनुमति देती है। इन तकनीकों से होने वाला भूकंपीय विकिरण निश्चित रूप से सामान्य मनुष्यों द्वारा उत्पादित और उत्पादित करने में सक्षम विकिरण से कहीं ज्यादा था। जैसे ही उसे सरगना का पता चलेगा, वह तुरंत कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मार्शल आर्टिस्ट के साथ सरगना की ओर दौड़ेगा। साथ मिलकर उन्हें उसे पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। रूई ने नहीं सोचा था कि वह शिविर से बाहर निकल पाएगी और उन दोनों को छोड़कर अकेले सुरक्षित रूप से भाग पाएगी। रूई के आने और उसे जानकारी दिए जाने के बाद ऑपरेशन शुरू होगा। हालांकि मिशन बिल में सभी प्रासंगिक जानकारी पहले से ही मौजूद थी, फिर भी ऑपरेशन में सभी की भूमिका के बारे में आपसी समझ बनाना बेहतर था। मिशन में भाग लेने वाले अधिकारियों की कुल संख्या 89 थी, जिसमें रूई और ब्यूरो के मार्शल आर्टिस्ट शामिल नहीं थे। मिशन के बाकी बिल में उन मानक प्रोटोकॉल पर ध्यान दिया गया जिनका रूई को पालन करना था। पहली धारणा ये थी कि इस विशेष मिशन जैसे रॉयल अधिकृत मिशनों में उन्हें बहुत कम स्वतंत्रता थी। प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास सभी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण था और मिशन के भीतर उनके योगदान के संबंध में रूई को प्रभावी ढंग से आदेश दे सकता था, जैसे ही उन्होंने मिशन स्वीकार किया। यह उसके शिकार श्रेणी के मिशन के बिल्कुल विपरीत था, जहां उसे मिशन को पूरा करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता थी, इस हद तक कि वह जल्दबाजी में निर्मित परिकल्पनाओं और मूल्यांकनों के आधार पर मिशन को पूरा करने के लिए अनोखे तरीके आजमा सकता था। यहाँ कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास निर्णय लेने की सारी शक्ति होगी। रूई को बस मिशन में सहायता करनी थी, जैसा कि वे उचित समझे। ऐसा नहीं है कि वह इन प्रोटोकॉल का कारण नहीं समझता था। आखिरकार यह काफी गंभीर मामला था, जो विशेष रूप से कैनेडियन सरकार के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी का था। मार्शल यूनियन को ऐसे कार्यों पर नियंत्रण रखने की अनुमति देने से मार्शल यूनियन को खतरनाक मात्रा में शक्ति और अधिकार मिल गया, जिससे वे आसानी से कैनेडियन सरकार और शाही परिवार के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते थे। शाही परिवार के लिए यह बहुत बड़ा जोखिम था और इसलिए इन मिशनों का अधिकार क्षेत्र और अधिकार कुछ ऐसा था जिसे मार्शल यूनियन को कैनेडियन मार्शल संधि की शर्तों के अनुसार अनिवार्य रूप से शाही परिवार को सौंपना पड़ा। बेशक बदले में मार्शल यूनियन को शाही परिवार को ऐसी रियायतें देने के लिए ढेर सारा धन, संसाधन और विशेषाधिकार मिले। इन कार्यों पर अधिकार रखने की सॉफ्ट पावर की तुलना में
मार्शल यूनियन इन भौतिक आदान प्रदानों से मिलने वाले ठोस लाभों से संतुष्ट था। यह अंततः दोनों पक्षों के लिए जीत जीत वाली स्थिति थी। लेकिन रूई जैसे मार्शल आर्टिस्ट को ऑपरेशन में अपनी भागीदारी के संबंध में विशेष रूप से कैनेडियन सरकार के अधीनस्थ होने के कारण कष्ट सहना पड़ा, इसलिए वह इस बारे में बहुत खुश नहीं था। फिर भी इस मिशन की सफलता उनके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण थी और विविधतापूर्ण अनुभव से हमेशा नुकसान की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। इस प्रकार रूई का इरादा इस मिशन को अंत तक पूरा करने का था। पहली बार 400 पावर स्टोन्स मारने का जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ एक अतिरिक्त अध्याय है। सभी पावर स्टोन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूई ने मिशन बिल को बंद कर दिया। उसने वह सब कुछ सीख लिया जो वह सीखना चाहता था। वह तुरंत आवेदन पूरा करने के लिए कमीशन विभाग में चला गया। शाही मिशन के लिए कागजी कार्रवाई वास्तव में अन्य वर्गों के मिशनों की तुलना में बहुत अधिक व्यापक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इन मिशनों को आधिकारिक रूप से करने की अनुमति देने से पहले कैनेडियन सरकार के साथ कई अधिक स्वीकृतियों, गैर प्रतिस्पर्धा समझौतों, गैर प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। एक बार जब उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का थकाऊ काम पूरा कर लिया तो वे तुरंत डिस्पैच सुविधा की ओर चल पड़े, क्योंकि कमीशन विभाग ने कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सूचित कर दिया था कि उनका कमीशन स्वीकार कर लिया गया है। यहां तक कि प्रेषण प्रक्रियाएं भी अलग थीं। एक बात यह है कि रूई को मिले मानक गियर के अलावा उसे रॉयल इंसिग्निया वाला एक बैज भी दिया गया था। आखिरकार वह कैनेडियन सरकार और विस्तार से शाही परिवार की ओर से काम कर रहा होगा। सरकार द्वारा अधिकृत एजेंट होने के कारण उसके पास नागरिकों पर अधिक अधिकार था। इसके अलावा उस पर हमला करने या उसे चोट पहुंचाने के परिणाम नागरिक ग्राहकों से निजी कमीशन लेने की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थे। आखिरकार जब उसने नागरिक ग्राहकों से कमीशन लिया तो वह आधिकारिक तौर पर एक निजी संघ के माध्यम से कमीशन स्वीकार करने वाला एक सेवा प्रदाता मात्र था। हालांकि कैनेडियन साम्राज्य में लोगों पर हमला करना एक अपराध था, फिर भी वह आधिकारिक तौर पर किसी भी अन्य नागरिक से ज्यादा खास नहीं था। लेकिन शाही आयोग में काम करते हुए वह अस्थायी रूप से शाही तौर पर अधिकृत एजेंट बन गया था। इन परिस्थितियों में उस पर हमला करना कहीं ज्यादा गंभीर अपराध था। रूई को शाही कमीशन का आकर्षण समझ में आने लगा था। शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि मार्शल आर्टिस्ट आक्रामक श्रेणी के मिशनों के लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट के अलावा ऐसे उबाऊ मिशन क्यों करते हैं। लेकिन शाही कमीशन के लाभ उन निजी कमीशनों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। रूई को एहसास हुआ कि अपने पक्ष में ऐसी रोकथाम होना काफी आश्वस्त करने वाला होगा। उन्होंने जल्दी से अपना पहनावा, शाही बैज और मुखौटा पहन लिया। वह अपनी पहचान को किसी भी तरह से छिपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा मुखौटा भी खरीदा जिससे उनके चेहरे की विशेषताओं का एक भी संकेत न दिखे। उन्होंने बहुत पतले कॉन्टैक्ट लेंस भी पहने थे जो उनकी आंखों के अनोखे रंग को बिगाड़ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने प्रेषण प्रोटोकॉल पूरा किया, वे रवाना हो गए। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की शाखा देश के अधिकांश शहरों में थी। हाजन शाखा वास्तव में मार्शल अकादमी के काफी करीब थी, जो शहर के केंद्र के पास ही थी। रूई 10 मिनट के भीतर वहां पहुंच गई। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुख्यालय काफी बड़ा था, जो मार्शल अकादमी जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी भव्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब रूई गेट और सामने के दरवाजे से अंदर आया तो वह तुरंत एक सुरक्षा जांच चौकी और रिसेप्शन जैसी जगह पर पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके विपरीत छोर पर एक चौड़ी मेज थी जिस पर कई रिसेप्शनिस्ट बैठे थे। क्या आप ब्यूरो कमीशन के लिए यहाँ आए हैं, सर? जब वह डेस्क के पास पहुंचे तो रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया। कृपया सत्यापन टोकन प्रदान करें और मुझे अपना मिशन कोड बताएं, उसने अनुरोध किया। HJN 03486, रूई ने उत्तर दिया जब वह टोकन की ओर बढ़ा जिसमें सत्यापन कोड था, जिससे ये सिद्ध हो गया कि रूई ही वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट था जिसे उक्त मिशन के लिए नियुक्त किया गया था, न कि कोई अजनबी। ठीक है, आपका सत्यापन हो गया है, उसने कहा जैसे ही उसने उसके टोकन पर अजीब रंग की स्याही से शाही चिन्ह लगाया। कृपया ब्यूरो के कमीशन विभाग में जाएं और उन्हें ये टोकन दें, आपको आपके नियुक्त पर्यवेक्षक के पास ले जाया जाएगा। रूई ने सिर हिलाया। उसने उम्मीद की थी कि यह प्रक्रिया अंगरक्षक या शिकार मिशन की प्रक्रियाओं जितनी सरल नहीं होगी। कार्यालय संख्या 28, तीसरी मंजिल। कमीशन विभाग के अटेंडेंट ने उसे बताया, आपके सुपरवाइजर स्पेशल एजेंट एफेल्स मुहिल हैं। रूई ने एक बार फिर उस विस्तृत सुविधा में यात्रा करते हुए आह भरी उचित प्रक्रिया के स्तर ने उसे पृथ्वी पर एयरलाइन उद्योग की याद दिला दी। आह, मार्शल आर्टिस्ट।
डेस्क पर बैठी 30 साल की एक महिला ने कहा। उसने अपनी हरी आंखों से उसे देखा। मैं एफेल्स मोहिल हूँ, कृपया मुझे अपना टोकन दें। NOWELLBJAN.CO। शुक्र है कि उसने इसे वापस करने से पहले केवल एक नजर ही डाली। मैं इस मिशन के लिए आपकी पर्यवेक्षक हूँ। मेरे पीछे आओ, हम आपके मिशन के संचालन में भाग लेने वाले बाकी सदस्यों से मिलेंगे। अंत में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुमने वह खुफिया जानकारी याद कर ली है जो हमने तुम्हें सैन्य गठबंधन के माध्यम से दी थी? उसने उससे तीखी आवाज में पूछा। मेरे पास है, रूई ने कहा, इससे पहले कि वह सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करती। अच्छा, उसने उसे एक स्वीकृति भरी नजर से देखा। जल्द ही वे एक डिस्पैच सुविधा में पहुंच गए जहां कैनरियन लड़ाकू गियर पहने दर्जनों लोग मौजूद थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसके काले और सफेद बाल थे और जिसका चेहरा जख्मी था, ने उन्हें आते हुए देखा। एफेल्स, उसने सरलता से कहा। वह वही है? उसने रूई की ओर संदेह भरी नजर डालते हुए पूछा। विशेष एजेंट बर्नार्ड, उसने औपचारिकता से कहा। यह मार्शल यूनियन से कमीशन प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट है। तुरंत ही माहौल बदल गया। रूई को महसूस हो रहा था कि वहां मौजूद सभी एजेंट्स की नजरें उससे घूर रही हैं। वह उन सभी एजेंटों के मनोरंजन, संदेह और उलझन को भी समझ सकता था जो कथित तौर पर ऑपरेशन का हिस्सा थे। वह तो बच्चे जैसा दिखता है, उनमें से एक ने धीरे से कहा। क्या वह कुछ भी कर सकता है? दूसरे ने पूछा। यह कोई पिकनिक नहीं है छोटे लड़के, एक और ने बड़बड़ाते हुए कहा। रूई ने आह भरी। वह उन पर दबाव बनाने के लिए अपने मन को केंद्रित करने ही वाला था और थोड़ी सी रक्तपिपासा के साथ उनके अवचेतन में खतरे की भावना को जगाने ही वाला था कि अचानक ऐसा हुआ। वह सचमुच असली है, उसने एक औरत की धीमी आवाज सुनी। रूई ने पलटकर भी नहीं देखा कि वह कौन थी। मार्शल अप्रेंटिस, उसने नवागंतुक की ओर देखा। वह एक छोटी महिला थी, वयस्क होने के बावजूद उससे भी छोटी। उसके लंबे भूरे बाल और आंखें थीं, और सूक्ष्म आभा जो एक हल्के खतरे को प्रकट करती थी। वह उसे देखकर उसकी मार्शल आर्ट के प्रकार की पहचान करने में सक्षम नहीं था, जो उसके लिए असामान्य था। माफ करना, मैं देर से आई हूँ। वह मुस्कुराए और रूई की ओर मुड़ी। मैं नीरा फालुअल हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई।